वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम SAS का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे मार्च 2024 का। ये मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि 22 और 24 के मैं पेपर्स को सॉल्व कर लूँ। सो हम 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस दिए हैं। आई होप सो द क्वेश्चन पेपर is with all of you. Question number 1 is on final accounts with adjustment. Question number 2 is on bills of exchange, and question number 3 is on rectification of errors. तो ये 3 क्वेश्चंस को हम इस पेपर में सॉल्व करेंगे। एंड बेसिकली एक और क्वेश्चन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है, रॉ मटेरियल्स, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी हैं, एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम फिलहाल इसको स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ट्रिकी नहीं है, इट्स ऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और हम ये एडजस्टमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. So question number 2 is from bills of exchange. It says A sells goods for rupees 40,000 to B on 1st January 2023. Now bills of exchange में जैसे कि आपको पता होगा 2 पार्टीज होती हैं, एक जो बिल ड्रॉ करती है, एक बिल को एक्सेप्ट करती है। तो जो बिल ड्रॉ करती है उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं, और जो बिल जिसके लिए बिल होता है उसको हम ड्रॉही बोलते हैं या एक्सेप्टर बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें जो ड्रॉयर है वो A है, और हमें दोनों की बुक्स में ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी ए सेल्स गुड्स फॉर रुपीज़ 40,000 टू बी ऑन 1st January 2023. तो 2023 को 1st Jan की हम एंट्रीज कर लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ ए, और उसने उसी दिन इसमें लिखा है ही ड्रॉज अ बिल on B at 3 months for the amount and B accepts and returns it to A. क्लियर? तो यहाँ तक की एंट्री हम बना लेते हैं। पहले तो है इसकी सेल्स की एंट्री की, इसने कुछ गुड सेल करे B को, सो द एंट्री विल बी B अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट विथ 40,000, और साइमल्टेनियसली हम B की में भी एंट्री कर लेते हैं। तो बी की बुक्स में क्या होगा, अगर ए ने बी को सेल करा तो बी ने ए से परचेज किया होगा। सो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट 40,000. बाय नाउ आई होप कि आपको जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम सीधे सीधे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। ओके. And on the same day he draws a bill on B at 3 months for the amount. अब B ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया और बिल ऑफ एक्सचेंज को वापस A को रिटर्न कर दिया। तो हम इसकी एंट्री बनाएंगे कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ B पे और वो एक्सेप्टेंस के लिए A ने B को भेजा और B ने उसको एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया। सो अगेन दिस विल बी ऑन 1st January. अब A ने ड्रॉ करा बिल B पर, तो बिल्स रिसीवेबल केम इनटू पिक्चर, और B की बुक्स की तरफ देखें हम या B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्स पेएबल इज़ कमिंग इनटू पिक्चर। यहाँ बिल्स रिसीवेबल आ गया, यहाँ बिल्स पेएबल आ गया। क्लियर? तो बिल रिसीवेबल जब क्रिएट होगा तो इट विल बी डेबिटेड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू B अकाउंट विथ हाउ मच 40,000. क्लियर? और यहाँ पे अब B को इस 40,000 को पे करना है। तो यानी कि अगर A के लिए ये बिल रिसीवेबल हो गया, एसेट हो गया, तो B के लिए ये लाइबिलिटी होगा। तो इसकी लाइबिलिटी की क्रिएशन हो रही है, तो बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो A अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट 40,000, और इसको हम लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड मीन्स A ने बिल ड्रॉ करा B पर, B ने उसको रीड किया, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस
से वो ओके था, सारे रीड कर लिए और अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो एक्सेप्टेंस वापस ए को मिल गया और इसको हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, इसलिए डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने ए के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और यहाँ बी था, क्यों, क्योंकि बी अपना एक्सेप्टेंस बिल रिसीवेबल पे दे रहा था। क्लियर। तो ये दो एंट्रीज तो हो गई हमारी एक्सेप्टेंस पे। अब थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं हम। थर्ड एंट्री क्या कह रही है, चलिए इसको दूसरी इंक से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ व्हाट इज द थर्ड एंट्री सेइंग, अब ए ने क्या करा, बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक के साथ। ए हु डिस्काउंटेड इट ऑन 4th January 2023 विद द बैंक 6% पर एनम। क्लियर। अब तीन कंडीशंस हो सकती हैं। टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी ड्रॉयर बिल अपने पास ही रख सकता है, बिल रिटेन कर सकता है, तो इस केस में ड्रॉयर ए है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक या तो बिल ए अपने पास ही रखेगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, अगर उसको मनी की नीड होगी तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले वो बैंक के पास जाएगा और बैंक से वो पैसा निकाल लेगा जो बिल्स रिसीवेबल में लिखा हुआ है, तो बैंक इसके लिए कोई डिस्काउंट चार्जेस पे करेगा, वो से पे करना होगा। क्लियर। तो ये पैसा बैंक से ए निकाल सकता है, यानी कि टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी अब बिल्स ऑफ रिसीवेबल बैंक के पास ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर। और थर्ड हो सकता है ये ए जो है किसी और तीसरे थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दे, मींस नेगोशिएट कर दे या ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इन तीनों में से इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि जब बिल एक्सेप्ट कर लिया ए ने, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई एक के पास, तो उसने क्या किया, उसने बिल डिस्काउंट किया ऑन 4th January 2023। तो अब हम 4 Jan को इसकी एंट्री करेंगे। अब जब बिल डिस्काउंट होता है तो यानी कि अब हमें जो पैसा होता है ड्रॉयर को वो बी से नहीं मिलना होता है, वो बैंक से पहले ले चुका होता है, बिकॉज कोई भी उसको नीड हो सकती होगी मनी की। सो नाउ मनी ऑफ द बिल रिसीवेबल इज कमिंग फ्रॉम बैंक। ओके, फ्रॉम बैंक से आ रहा है और अंदर आ रहा है बिजनेस के, सो इट इज़ कमिंग थ्रू बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बैंक ने कुछ लगाए हैं एट द रेट 6%। 6% किस पे, 40,000 पे। इस बिल पे 6% चार्जेस उसने लगाए हैं, क्यों, क्योंकि वो ये सर्विस दे रहा है कि वो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट ये पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है मैच्योरिटी के पहले। सो ये इसके लिए ए के लिए एक्सपेंस हो गया, तो दिस विल बी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब किसके थ्रू ले रहा है, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू ले रहा है। बिल्स रिसीवेबल को हमें आगे भेजना है, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। तो डिस्काउंट चार्जेस कितना है, 6%, सो 40,000 पे 6% हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। सो 40,000 पे 6% हमने कैलकुलेट किया, दिस इज़ कमिंग टू 2400। अब हम फाइनली माइनस कर देंगे, मींस इतना बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस अपने काट लिए और फाइनल 40,000 के अगेंस्ट उसने कितना रिलीज़ किया पैसा, 37,600, और फाइनल बिल की वैल्यू कितनी थी, 40,000। सो बेसिकली हम इसको ऐसा शो करेंगे, और यहाँ पे इस दिन की बी के बुक्स में होगी नो एंट्री। वाई, बिकॉज बी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। अब ए को बिल डिस्काउंट करना था बैंक के पास जाके, तो ए ने बैंक से तो पैसा ले लिया, लेकिन बी अपना पैसा सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे ही देगा। नाउ फर्दर द क्वेश्चन सेज, ये जब डिसऑनर हो गया इसके बाद क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस वर पेड बाय दी बैंक। अब क्योंकि बिल डिस्काउंट हो चुका था और बिल बैंक के पास है, इसलिए जब बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस बैंक को ही पे करने पड़ेंगे। अगर बिल ए के पास होता है टिल दी मैच्योरिटी डेट, तो नोटिंग चार्जेस ए पे करता है, बट इस केस में बैंक पे कर रहा है, तो नोटिंग चार्जेस, तो इसका जो जर्नल एंट्री होगी वो है बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब फाइनली बी को कितना पैसा देना है हमें, दिस इज़ 40,000, बिल का तो देना ही है, प्लस नोटिंग चार्जेस भी देने हैं। क्लियर।
तो दिस विल बी 40,200। तो हमारे डेटर्स 40,200 से इंक्रीज होगा। इस केस में हमारा डेटर बी था या ड्रॉय बी है जिससे हमें पैसा लेना है, तो इसलिए हम 40,200 बी के अमाउंट में दिखाएंगे कि 40,000 बिल का अमाउंट तो उसे देना ही है, प्लस नोटिंग चार्जेस भी उसे बेयर करना है। तो पहले तो ए दे देता है ऑन बिहाफ ऑफ बी, लेकिन बाद में फिर बी को ही ये चार्जेस बेयर करने होते हैं। और साइमल्टेनियसली बी की बुक में क्या होगा, अब बिल्स पेएबल, noting charges account debited to A। अब A को कितना अमाउंट देना है बी को, बिल्स पेबल तो था 40,000 का जो कि वो उसको देना है, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस हो गया इसलिए डेबिट हो गया, तो फाइनल अब उसे कितना पे करना है 40,200। तो बी को फाइनली ए को पे करना है अमाउंट ऑफ द बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। क्लियर। तो ये एंट्री तो यहाँ तक थी, अब और देख लेते हैं। ओके, नोटिंग चार्जेस के बाद क्या हुआ, ऑन 4 अप्रैल 2023, 4 अप्रैल को अगेन 4 अप्रैल को क्या हुआ, बी एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स। अब बी ने कहा कि अब ये जो फर्दर ये जो फाइनल अमाउंट आया इसके लिए आप मुझे एक नया बिल ड्रॉ करके दे दो। ओके, पुराना बिल कैंसिल हो गया, अब नया बिल जो 40,200 पे है उसके लिए अब ए अलग से एक नया बिल ड्रॉ करेगा। सो ऑन 4 अप्रैल 2023 बिल बी एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट ड्यू टू ए टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब अगर ए नया ऑल टुगेदर पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल ड्रॉ कर रहा है तो उस पर वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मीन्स ये अमाउंट तो देना ही देना है, प्लस इस पर अब बी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ऑल टुगेदर एक नया बिल ड्रॉ करेगा ए बी पर। ओके, सो पहले हम इस पे इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री बना लेते हैं कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट रिसीव होना है ए को और कितना बी को उस पर पे करना है, और फिर फाइनली एक नया बिल जो आखिरी में ड्रॉ होगा उसकी एंट्री आएगी। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट मिलेगा, अब बिकॉज इंटरेस्ट कैश में नहीं मिल रहा, ये ध्यान करना ज़रूरी है क्योंकि इस केस में जर्नल एंट्रीज बदल जाएंगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में हो रही है, ओके, सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट इन बुक्स ऑफ ए, बट क्योंकि कैश में नहीं हो रही है इसलिए हम बी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ए के लिए अब इनकम हो गई तो अब इंटरेस्ट कितने पे बनेगा 40,200 इंटू 12% अपॉन, अब मैच्योरिटी पीरियड कितना है उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 3 मंथ्स। ओके, सो दिस विल बी 40,200 इंटू 12 इंटू 3, दिस इज 1206। क्लियर। ओके, और साइमल्टेनियसली अब क्या होगा, अब क्योंकि बी को तो इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, कैश होता है तो 2 कैश हो जाता है लेकिन कैश नहीं है तो 2 ए अकाउंट, हाउ मच 1260। तो इस एंट्री में आपको सिर्फ इंटरेस्ट की ही अमाउंट दिखानी है। और लास्ट में क्या लिखा है, बिल ड्रॉ करा इसी तारीख में 4 अप्रैल को ही बिल ड्रॉ करा और नया बिल जो कि एक्सेप्ट हो गया। क्लियर। अब नया बिल जब ड्रॉ करते हैं और एक्सेप्ट होता है तो वही एंट्री करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में करी थी जब इसने पहला 40,000 का बिल ड्रॉ किया था। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, अब कितना होगा 40,200 तो था ही प्लस 1206, तो अब ये प्लस 40,200 तो 41,406 क्लियर। और इसमें बिल्स पेबल में वही एंट्री आएगी जो हमने पहले की थी, दैट इज ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल 41,406 क्लियर। तो अब ये जो नया बिल ड्रॉ हुआ वो नए अमाउंट से होगा जिसमें नोटिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं और क्योंकि न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है अगेन तो उस पर इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड है।
क्लियर? सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये सारी जर्नल एंट्रीज थी। सो बेसिकली देर आर 7 to 8 जर्नल एंट्रीज जो आपको इस क्वेश्चन में शो करनी है। तो ये बिल रिसीवेबल बिल का क्वेश्चन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो 24 में आपका आ चुका है। अगर तो आपसे इतना पूछा है कि यू हैव टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज ओनली इन दी बुक्स ऑफ ए, तो हम ये बी वाली जर्नल एंट्रीज नहीं शो करेंगे। बट क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो यूजली वो पूछ लेते हैं कि दोनों की बुक्स में आपको एंट्रीज शो करनी है। यू हैव टू रीड द कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं, कैसे कैसे बिल कहाँ कहाँ जा रहा है, ड्रॉअर के पास है, बैंक के पास है, या एंडोर्सर के पास है, फाइनली पेई के पास है। क्लियर? तो उस केस में आपको कैसी एंट्रीज करनी है, ये आपको अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्रीज इसमें करनी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है कि बुक्स ऑफ देवेन वर्मा कुड नॉट टैली, द अकाउंटेंट ट्रांसफर द डिफरेंस ऑफ 1270 एंड सस्पेंस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। अब यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे हम साइड बाय साइड सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं ताकि हम साइमल्टेनियस एंट्रीज कर सकें। सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज इट इज़ अ अकाउंट, तो इसमें हम डेबिट और क्रेडिट में डील करेंगे। क्लियर? अच्छा, क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करा और ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, डेबिट साइड। ठीक है, तो 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन में दिया है आपको 1270। फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड, अब हमें इन्हें रेक्टिफाई करनी है। पासिंग दी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट साइमल्टेनियसली हम बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज हमें रेक्टिफाई करके बनानी है। और जर्नल एंट्रीज में अगर सस्पेंस अकाउंट की कोई एंट्री है तो हम उसको साइमल्टेनियसली यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि साइड बाय साइड हमारा ये अकाउंट भी मेंटेन हो जाए। क्लियर? सो फर्स्ट एंट्री इज परचेजेस फ्रॉम सरन, परचेजेस फ्रॉम सरन 400 वॉज एंटर्ड इनटू सेल्स बुक। अब परचेजेस फॉर सरन, पहले हम सही एंट्री करेंगे, फिर रॉन्ग करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई करेंगे बाय अप्लाइंग द रूल्स। तो परचेजेस फ्रॉम सरन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सरन, यही पूछा है 400, इतने की हमने उसके परचेजेस करे। अब क्या कर दिया हमने, उसे गलती से एंटर्ड इन द सेल्स बुक, अब हमने इसे परचेज डेबिट करने की जगह 2 सेल्स कर दिया। कितना? 400। क्लियर? बट सरन्स पर्सनल अकाउंट वॉज राइटली क्रेडिटेड, सरन का अकाउंट राइटली क्रेडिट हुआ है, मतलब सरन के अकाउंट को क्रेडिट करना था, वो क्रेडिट ही हुआ है, इसलिए हम उसे टच नहीं करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स हमारे परचेजेस और सेल्स में ही गलती है। सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज तभी आती हैं जब मैंने आपको बताया 1 साइडेड एरर हो, और डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई एक साइड इफेक्ट हो रहा हो तो दूसरी साइड उसको हम सस्पेंस अकाउंट करके कंप्लीट करते हैं। क्लियर? ये 1 साइडेड एरर्स होती हैं। सो बेसिकली अब हम रूल अप्लाई करते हैं। गलती से हमने सेल्स की क्रेडिट साइड को इंक्रीज़ कर दिया, तो सेल्स की क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गई। द रूल सेज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज डेबिटेड, रेक्टिफाइंग एंट्री में तो ये डेबिट हो गई, सेल्स अकाउंट डेबिटेड विथ 400। क्लियर? परचेजेस को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, तो ये शॉर्ट हो गया डेबिट साइड परचेजेस का, तो रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट भी डेबिट हो गया विथ हाउ मच? 400। अब क्योंकि सरन का अकाउंट की पोस्टिंग सही हुई, सही अकाउंट में हुई, सही साइड हुई और सही अमाउंट से हुई, इसलिए इसका मतलब इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो अब डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम इसको कंप्लीट लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट विथ 800। अब क्योंकि ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड है तो हम इसे फाइनली यहाँ साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट बनाया है तो ये एंट्री अब इस क्रेडिट साइड आएगी बाय सेल्स अकाउंट बाय
परचेजेस अकाउंट विथ हाउ मच 400 एंड दिस इज 400। क्लियर, ये एंट्री हमारी हो गई। दूसरी देख लेते हैं। द नेक्स्ट एंट्री से सेल ऑफ ₹430 टू रामदास। अब रामदास अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट विथ हाउ मच 430। क्लियर, और गलती से हमने क्या कर दिया, वो क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट एज 340, तो टू रामदास कर दिया हमने 340। क्लियर, नाउ रामदास के अकाउंट को डेबिट करना था, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। तो जब साइड्स की एरर हो जाए, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो जब पोस्टिंग गलत साइड पे हो जाए, दैट मीन्स जो अमाउंट होती है हमारी वो ऐड हो जाती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस नहीं निकालना है हमें। क्लियर, तो बेसिकली अब सेल्स अमाउंट का कोई जिक्र नहीं है, दैट मीन्स सेल्स अकाउंट अपने क्रेडिट ही हुआ है विथ 430, लेकिन रामदास को गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स रामदास का क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया। ओके, सो द रूल सेज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज डेबिटेड टू रामदास, को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब 430 करना था, 340 हो गया। सो आई टोल्ड यू, अगर रॉन्ग साइड पोस्टिंग हो जाए तो इट विल बी एडेड। So it will be 430 plus 340, 770. Clear? ओके, और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमें डेबिट करना था लेकिन हमने डेबिट नहीं किया, यानी कि शॉर्ट हो गया डेबिट। तो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो रामदास तो ऑलरेडी डेबिट है, दैट मीन्स क्लियर है। सेल्स अकाउंट का कोई मेंशन कहीं नहीं है, दैट मीन्स ये वन साइडेड एरर है। तो हम डबल एंट्री कंप्लीट करने के लिए टू सस्पेंस अकाउंट 770। अब क्योंकि सस्पेंस अकाउंट यहाँ भी आ गया तो हम इसे बाय रामदास कर देते हैं, बाय रामदास अकाउंट 770। क्लियर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि अगर सस्पेंस अकाउंट का क्वेश्चन है दैट मीन्स उसमें सारी जितनी आपकी मिस्टेक्स हों वो सारी वन साइडेड एरर हों। बेसिकली वन साइडेड एरर में ही सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, बट क्वेश्चन को कभी कभी वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्वेश्चन में मिक्स्ड एंट्रीज होती हैं, उसमें टू साइडेड एरर्स भी हो सकती हैं, उसमें वन साइडेड एरर भी हो सकती हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज़रूरी नहीं है कि अगर सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो वो सारी एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट की ही होंगी। कुछ एंट्रीज टू साइडेड होती हैं एरर की और कुछ वन साइडेड एरर की होती हैं। तो बेसिकली द थर्ड वन सेज द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ 540। अब फर्नीचर को हमने सेल करा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, यही एंट्री होनी चाहिए। क्लियर, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कर दिया हमने एज 450, ये गलती कर दी। एंट्री हमने फर्नीचर को सेल ऑफ किया तो एंट्री बननी थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 540, लेकिन हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 450 से। क्लियर, तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब हमें मिस्टेक ढूंढनी है। सेल्स का क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया है। द रूल सेज एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज डेबिटेड, तो सेल्स अकाउंट तो हो गया हमारा डेबिट विथ हाउ मच 450। क्लियर, अब फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना था, नहीं किया, दैट मीन्स ये शॉर्ट हो गया। द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो टू फर्नीचर तो हमारा क्रेडिट हो गया। क्लियर, और क्या कह रहे हैं, ये है कि सेल्स को फर्नीचर को करना था, सेल्स को कर लिया। क्लियर, अब कैश अकाउंट की एंट्री एज इट इज़ है, कैश का कोई मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कैश को हमें टच नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस गिवन, उसको हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स कैश में कोई भी एरर नहीं थी, सो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी रेक्टिफिकेशन। क्लियर,
तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, तो यहाँ से हमारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस करने के लिए और डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो 540 माइनस 450 इज़ 90। ओके, तो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 90, सेल्स अकाउंट डेबिटेड 450 टू फर्नीचर अकाउंट 540। क्योंकि यहाँ सस्पेंस की एंट्री है तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं टू फर्नीचर हाउ मच, 90 से एंट्री कर रहे हैं तो 90 लिखेंगे। क्लियर। फोर्थ पे आ जाते हैं। गुड्स वर्थ 100 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। अब ये ओमिशन की एंट्री है, मीन्स हमने ये एंट्री थी तो पर ओमिट कर दी तो हम इसको एज इट इज़ कर देंगे। इसमें कोई ऐसा कोई एरर तो हमने की नहीं, ओमिशन की एरर थी, तो उसको हम वापस बुक्स में लिख लेंगे। सो गुड्स वर्थ 100 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स ड्राइंग्स हो रही हैं, ड्राइंग्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। अब गुड्स विड्रॉ करा है टू परचेजेस अकाउंट, कैश विड्रॉ करता है तो टू कैश अकाउंट, दैट इज़ 100। तो इसमें कोई ऐसा रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट भी नहीं है। देखिए वही बात आ गई व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि नॉट एवरी एरर गिवन इन द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन वो वन साइडेड हो, टू साइडेड भी हो सकती हैं। क्लियर। अच्छा, फिफ्थ देख लेते हैं। सेल ऑफ 296 टू किशन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना 296 was entered in sales book as 269 was entered in sales book as 269। तो हमने 2 सेल्स कर दिया ऐसे 269। ठीक है। अब यहाँ अमाउंट की एरर आ गई हमारे पास, सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था 296 से 269 से कर दिया, यानी कि ये शॉर्ट हो गया क्रेडिट साइड। तो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू टू सेल्स अकाउंट। तो 269 हमने सेल्स में एंट्री कर दी। ओके, तो किशन के अमाउंट में भी अब ऐसा उनने मेंशन नहीं करा, लेकिन हम इसे अज्यूम करके चलेंगे कि क्योंकि सेल्स में गलती एंट्री कर दी गलत अमाउंट की, तो फाइनली गलत अमाउंट की एंट्री कैसे हो गई, कृष्ण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कृष्ण को भी हमने 269 से डेबिट कर दिया, तो यहाँ पे भी डेबिट शॉर्ट हो गया। लेट्स राइट इट हियर, डेबिट यहाँ पे शॉर्ट हो गया। तो द रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब कितने से हुआ, दोनों में एरर की गलती, दोनों में अमाउंट की गलती हो गई, अमाउंट की एरर हो गई, यानी कि 296 लिखना था 269 हमने लिख दिया। 296 माइनस 269 गिव्स यू 27। तो इस केस में आप डिफरेंस एंट्री पास करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट अफेक्ट नहीं हुए। अगर हमें डेबिट करना था और हमने क्रेडिट कर दिया वो भी गलत अमाउंट से, तो उस केस में अमाउंट ऐड हो जाएंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इस केस में डेबिट और क्रेडिट की सही पोस्टिंग हुई थी, इसलिए हमने डिफरेंस से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की, और क्योंकि इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर। और लास्ट एंट्री देख लेते हैं हम। What does the last entry says? Sixth one, sales return book total of ₹210। अब सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड विथ 210, मतलब सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था 210 से। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दी अकाउंट्स। अब ये भी ओमिशन की एंट्री है, हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया, तो सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट था तो हमने इसको 210 से एंट्री कर दी, क्योंकि ओमिशन एंट्री थी, कोई रेक्टिफिकेशन इसमें नहीं है ज़रूरत। अब डबल एंट्री कंप्लीट करनी है तो और कुछ तो दिया नहीं है, तो 2 सस्पेंस अकाउंट 210। अब क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट का है तो बाय सेल्स रिटर्न यहाँ आ जाएगा।
अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर। अब हमें देखना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो जनरली क्या होता है कि सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाता है आखिरी ऐसे क्वेश्चंस में जहां रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट यू हैव टू ओपन। इन दैट केस जब सारी एंट्री सस्पेंस अकाउंट में हो जाती हैं तो ये जनरली टैली हो जाता है। तो मतलब आपका पूरा सवाल सही है, लेकिन कुछ केसेस में टैली नहीं भी होता है। तो अगर टैली नहीं होता है दैट मीन्स कि डिस्पाइट ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर्स, कहीं ना कहीं ऐसी कोई एरर रह गई जो सामने नहीं आ पाई या जिसे हम सुधार नहीं पाए। क्लियर। तो वो डिफरेंस को हम बैलेंसिंग फिगर करके शो करते हैं और वो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस फिर फर्दर बैलेंस शीट में जाता है। अगर तो डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का तो एसेट साइड जाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, वरना मोस्ट केसेस में बैलेंस हो जाता है। तो लेट्स सी इसमें बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। 1270 प्लस 90, आई डोंट थिंक सो इसमें बैलेंस होएगा। यहाँ का आया 1360 और यहाँ का आ रहा है 400 प्लस 400 प्लस 770 प्लस 210 इज़ 17। तो यानी कि ये बड़ा है क्रेडिट साइड 1780, तो इसको हम दोनों तरफ लिख लेते हैं और सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे -1360 से, तो 420 से। तो अब स्टिल ये एरर शो कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2CD, इसको लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये 420 सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस विल गो टू द एसेट साइड इन दी बैलेंस शीट। जब फाइनल हम बैलेंस शीट बनाएंगे फॉर्म की आखिरी में, तो ये जो 420 का बैलेंस है ये चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर तो क्रेडिट साइड भी बैलेंस आता तो लाइबिलिटीज़ में जाता। क्लियर। वरना मोस्ट 95% केसेस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सस्पेंस अकाउंट हमारा टैली हो जाता है। दैट मीन्स हमने सारी एरर्स को लोकेट कर लिया और रेक्टिफाई कर लिया। इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई ऐसी एरर रह गई है जो हम लोकेट नहीं कर पाए, रेक्टिफाई नहीं हो पाई टाइम से, और हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने थे। तो उस केस में फाइनल अकाउंट्स में डिले ना हो करके हमने बैलेंस इसमें लिख लिया और फाइनली ये बैलेंस अब बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक्स, फ्रॉम योर पेपर। 2 और 3 हमने सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। Okay, now let's move on to the last question, that is question number 1, which is on final accounts. पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे उससे, ग्रॉस लॉस। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, विच इज अ कंपलसरी क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस हमें दिया है श्याम लाल का एज ऑन 31 दिसंबर 2023। क्लियर। और इसमें पहला जो आइटम है दैट इज कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, एंड लास्ट के हैं एडवर्टीजमेंट, कैश। ओके, आपको ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, और इसमें 6 एडजस्टमेंट्स आपको दिए हैं। ओके, ओपनिंग स्टॉक है इसमें 30,000, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेजेज इज 60,000। क्लियर। लेस परचेज रिटर्न कर लेते हैं। परचेज रिटर्न्स इज गिवन 1 2 3 4 5, 6th आइटम दिया है आपको रिटर्न, दैट इज 750। लेस परचेज रिटर्न इज 750, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 59,250। क्लियर। अब एक एडजस्टमेंट है, 4th एडजस्टमेंट, एंड इट सेज फर्नीचर वॉज ओल्ड। जो फर्नीचर हमारे पास था उसको हमने डिस्पोज कर दिया 760 में, और न्यू फर्नीचर का कॉस्ट प्राइस था 1680। अब जो नेट इनवॉइस था मींस 920 जो हमने एक्स्ट्रा पे करने हैं वो पास थ्रू परचेज रजिस्टर। अब ये तो फर्नीचर के लिए पे करना है, लेकिन हमने इसको परचेजेस में इंक्लूड कर लिया गलती से, तो इसको हम यहाँ से लेस कर देंगे एंड लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू फर्नीचर
दिस इज 920। अब इसको हम 920 माइनस कर देंगे, दैट इज 58,330। और भी कोई एडजस्टमेंट है जो परचेजेस से ही होगा, देख लेते हैं हम। प्रोप्राइटर मिस्टर श्यामलाल हैज टेकन गुड्स वर्थ 5,000 फॉर पर्सनल यूज। अब गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, यानी कि ड्रॉइंग्स हैं, तो गुड्स के फॉर्म में है ड्रॉइंग्स, तो लेस ड्रॉइंग्स इन गुड्स। क्लियर? हाउ मच? 5,000। इसको भी लेस कर देते हैं, so this is 53,330 and distributed goods worth rupees 1,000 as samples, less goods as samples, how much? 1,000। तो फाइनल जो परचेजेस की अमाउंट निकल के आई वो है 52,330। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं जो परचेजेस से रिलेटेड थे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ गए। फर्दर देख लेते हैं, ये तो था परचेजेस की बात। अब हम देख लेते हैं सेल्स। बाय सेल्स हाउ मच? 1,27,000 लेस सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स में आपको दिया होगा सेल्स रिटर्न 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6, दिस इज 1,000। क्लियर? 1 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है तो यहाँ अपेयर होगा, एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता तो बैलेंस शीट में एसेट साइड अपेयर होता है। दिस इज 34,220, 34,000। अब क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे। एंड अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, 2 मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, हाउ मच? 10,000। कैरेज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स होता तो ट्रेडिंग में आ जाता प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रेंट रेट्स, एडवर्टीजमेंट एंड कैश। आई डोंट थिंक सो और कोई एडजस्टमेंट है जो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी इसके अलावा। तो इसमें हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 34,220। तो ये आया 1,60,220, 1,60,220 माइनस 30,000 minus 52,330 minus this is coming to 67,890. This is your gross profit carried down और transferred to PL account. So gross profit आया हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं gross profit is 67,890। क्लियर? तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी जो ट्रेडिंग अकाउंट में इस क्वेश्चन में दी गई थी रिलेटेड टू परचेजेस। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सेल्स से कुछ, सेल्स रिटर्न के अलावा कुछ और तो नहीं डिडक्ट होगा, एंड क्लोजिंग स्टॉक में कोई अमाउंट चेंज तो नहीं होगी। क्लियर? अब यहाँ हम पीएल अकाउंट बना लेते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर कर लेते हैं हम सैलरीज, 2 सैलरीज, how much? Salaries is I think so 7,550। सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, सैलरीज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 7,550
to carriage outwards is 1200. Okay. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी केप्ट एट 500. अब डायरेक्ट आपको प्रोविजन दिया है, दिस इज न्यू प्रोविजन, और एक ओल्ड प्रोविजन भी ट्रायल बैलेंस में दिया है, दैट इज 525. नाउ ओल्ड प्रोविजन जब भी न्यू प्रोविजन से बड़ा होता है तो उसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड जाती है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे बाय न्यू प्रोविजन, क्योंकि इस केस में ना फर्दर बैड डेट्स नहीं है और ना बैड डेट्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, तो इस केस में हम ये डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देंगे. So this will come to 25 on the credit side. Clear? Okay. To interest on capital is given at the rate 10%. अब interest on capital यहाँ तो हम कंसिडर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे हम एट द रेट हाउ मच 10%. कैपिटल कितना है हमारा 1 लाख, तो ये आ गया 10,000. ओके. क्लोजिंग स्टॉक कर लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गए, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फर्नीचर का 920 हमने परचेजेस से डिक्रीज कर दिया. अब क्योंकि ये लॉस ऑफ एसेट की एडजस्टमेंट है, तो इसमें हम टू लॉस ऑफ एसेट करके लिखेंगे. एक एडजस्टमेंट आपने पढ़ी थी लॉस ऑफ गुड और लॉस ऑफ एसेट, तो ये लॉस ऑफ एसेट वाली कंडीशन है, और इसमें कितने का लॉस हो रहा है 2000 का, तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर दिया था तो ये ओल्ड हो गया था, तो हम इसको माइनस कर देंगे, और कितने में डिस्पोज किया 760 में. तो फाइनली हमारा लॉस कितना हो गया, दिस इज 1240, तो अब ये 1240 पीएल के डेबिट साइड में आ जाएगा. क्लियर? ये भी कर लिया हमने. डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन. नाउ प्लांट एंड मशीनरी पे हाउ मच 78,000 पे 10%, तो दिस इज 7800. ठीक है, दिस इज 7800. और लास्ट वाला हमने एडजस्टमेंट कर लिया है, वो पीएल में तो आएगा नहीं, दैट विल गो टू दी बैलेंस शीट. और देख लेते हैं कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. कैरेज आउटवर्ड्स, सैलरीज, प्रोविजन हो गया, टू रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना हो गया, दिस इज 10,000. क्लियर? टू एडवर्टीजमेंट. ओके. डेबिट साइड तो हुई, और कोई हम आइटम तो नहीं मिस कर रहे, इसमें देख लेते हैं. डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. डेबिट और क्रेडिट साइड दिया है, तो 425 तो यहाँ आ गया टू डिस्काउंट, ये अलाउड होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और ये बाय डिस्काउंट रिसीव क्योंकि इनकम है, सो इट विल गो ऑन दी क्रेडिट साइड 800. ओके. एक एडजस्टमेंट वी हैव डन, द लास्ट एडजस्टमेंट इज जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे 1000 एज सैंपल, 5000 फॉर पर्सनल यूज जो विड्रॉ हुए, दैट वाज ड्राइंग्स, अब ये जाएगा बैलेंस शीट में, बट दिस 1000 वाज एन एक्सपेंस जो हमने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स. तो जो एडवर्टीजमेंट है 2000, या तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं या अलग से हम दिखा सकते हैं एडवर्टीजमेंट, in bracket you can write free samples. So this is 68,715. माइनस कर देंगे हम डेबिट आइटम्स को, 10,000 minus 1240 minus 780 minus 10,000 minus 2,000 minus 1,000 minus 425. This is coming to 27,000.
500. So this is your net profit carried down or transferred to कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो यहाँ से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। सो बेसिकली ज़्यादातर एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड थे, और जो पीएल अकाउंट के एडजस्टमेंट थे वो हमारा यहाँ फ्री सैम्पल्स पे था, डेप्रिसिएशन पे था, लॉस ऑफ एसेट पे था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रोविजन। क्योंकि ओल्ड प्रोविजन बड़ी थी तो हमने उसको डेबिट साइड लिख दिया, क्लियर, सॉरी क्रेडिट साइड लिख दिया, और न्यू प्रोविजन उससे माइनस कर दिया। सो बेसिकली दीज वर द फ्यू एडजस्टमेंट्स इन पीएल अकाउंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैलेंस शीट। सो ये क्वेश्चन में हमने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना लिया है। अब लेट्स ड्रॉ द बैलेंस शीट। सो हम एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कैश, दिस इज 6900, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं और क्या एसेट है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो दिस इज 34,220। डेटर्स की वैल्यू शो करेंगे हम, तो डेटर्स की वैल्यू दी है 45,000। इसमें से हम लेस न्यू प्रोविजन लेस कर देंगे। न्यू प्रोविजन हमें दिया है 500, सो दिस विल बी 44,500, क्लियर। न्यू प्रोविजन हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास और कोई एसेट तो है नहीं, करेंट एसेट, तो हम प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी 78,000। इसमें से लेस हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, दैट वाज 10%, तो ये हो गया 7800। अब जो अमाउंट हमारी निकल के आएगी दैट इज 72,200। फर्नीचर जो हमारा पुराना था उसको हमने सेल ऑफ कर दिया, और नया फर्नीचर की कॉस्ट है 1680। इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, दिस इज 70, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल में एडजस्ट होगा, बाकी सारी हमने एडजस्टमेंट कर दी है। और जो पर्सनल यूज के लिए उसने गुड्स विड्रॉ करे थे वो हम ड्राइंग्स में से एडजस्ट करेंगे। तो वी विल कम ऑन दी लायबिलिटी साइड। अब क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दी है क्वेश्चन में, 25,000। कैपिटल इज 1 लाख, एड नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 27,500, तो 1,27,500, क्लियर। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट था तो हम इसे ऐड कर लेंगे, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 10,000 बिकॉज ये 10% था। तो अब 1,27,500 में ऐड कर देंगे तो 1,37,500, और लेस हमने ड्राइंग्स करे थे गुड्स के फॉर्म में, दैट वाज 5,000। तो ये हम लेस कर देंगे, तो ये आ गया 1,32,500। इसको ऐड कर देते हैं, तो ये साइड आ गई 1,57,500। और यहाँ देख लेते हैं हम 6900 प्लस 34,220 प्लस 44,500 प्लस 70,200 प्लस 1680। सो दिस इज कमिंग टू 157,500। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है, दैट मीन्स हमारा पूरा आंसर सही है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स सही कर रखी हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया, और 4 कॉस्ट अकाउंटिंग पे बेस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक और रीजनिंग नहीं लगनी। बाकी जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर लिया। सेकंड था आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, एंड थर्ड था रेक्टिफिकेशन पे, तो वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम और आगे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।